हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर पर। और गवर्नर में बैलेंसिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो क्लासेस हम जूम ऐप के थ्रू आईआरटी फाइनल ईयर स्टूडेंट को लिया जा रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नेटवर्क वीक वाला प्रॉब्लम आती है। उनकी पर्सनल नेटवर्क वीक होता है और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। हमने समरी वीडियो के तौर पर डिस्कस किया सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बैलेंसिंग टॉपिक पर होगा। बैलेंसिंग क्या है, वो हम लोग बैलेंसिंग की क्या रिक्वायरमेंट है थ्योरी ऑफ मशीन में। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि वैसे समझाया जाए तो सिंपल सा बैलेंसिंग का मतलब होता है किसी पार्ट को बैलेंस करना। कोई पार्ट मतलब मशीन का एक एक पार्ट को बैलेंस होना आवश्यक होता है। चलिए हम किसी मशीन की बात करते हैं तो मशीन में दो पार्ट होंगे। या तो एक पार्ट स्थिर अवस्था में रहता है या तो गतिशील अवस्था में रहता है। यदि हम इंजन की लेथ मशीन की बात करेंगे तो लेथ मशीन में कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो स्थिर अवस्था में रहता है, दैट इज द स्टैटिकल पोजीशन। और कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जैसे स्पिंडल हुआ, टेल स्टॉक, लीड स्क्रू आदि, ये क्या है, गतिशील अवस्था में हो सकते हैं, तो गतिशील अवस्था वाला पार्ट बोलेंगे। लेकिन स्थिर अवस्था में है तो उसको भी बैलेंस होना आवश्यक है, यदि गतिशील अवस्था में है तो उसको भी आवश्यक है कि बैलेंस होना चाहिए। लेकिन ये माना जाता है कि यदि कोई पार्ट स्टैटिकली बैलेंस है तो वह कोई जरूरी नहीं है कि वो डायनेमिकली बैलेंस होगा। लेकिन यदि कोई पार्ट डायनेमिकली बैलेंस है, गतिशील अवस्था में यदि वो संतुलन में है, बैलेंस में है, तो वो मस्ट भी वह स्थिर अवस्था में रहेगा, तब पर भी वो संतुलन में बैलेंस में रहेगा। यहाँ पर बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग शब्द, यदि बैलेंस नहीं है तो क्या है, अनबैलेंस है। तो क्या है, यह एक डिजाइनिंग प्रोसेस है। बैलेंसिंग क्या है, एक डिजाइनिंग प्रोसेस है, मॉडिफाइंग प्रोसेस है, जो इस प्रकार से हमको बैलेंस करना है कि जो अनवांटेड एक्स्ट्रा फोर्स लगता है जिसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से एक्सेस स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है, आदि आदि को मिनिमाइज करना है। यही क्रिया हमारा क्या कहलाता है, बैलेंसिंग कहलाता है। मींस बैलेंसिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग और मॉडिफाइंग ऑफ द मशीन एलिमेंट which reduce the vibration and unpleasant pressure and stresses आदि आदि। तो यह क्या है, डिजाइनिंग एंड मॉडिफाइंग किसी मशीन का पार्ट का हमारा एक प्रोसेस है, जो हम प्रयास करते हैं कि जो एक्स्ट्रा हमारा वाइब्रेशन वो मिनिमाइज हो जाए, जो स्ट्रेस एक्सेस स्ट्रेस लग रहा है वो भी आपका कम से कम हो जाए। लेकिन फुल्ली बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम लोग फुल्ली वाइब्रेशन को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन हद तक हम लोग प्रयास करते हैं कि इस प्रकार से मशीन के पार्ट का डिजाइन किया जाए जिसकी वजह से हमारा जो मशीन का एक एक पार्ट बने वो कम से कम नॉइज और वाइब्रेशन क्रिएट करे, और उसके लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग में जो आपके सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस में आपके पास दो पार्ट की बैलेंसिंग करना है। एक तो हमारा रोटेटिंग पार्ट की बैलेंसिंग करना होगा और दूसरा आपका रिसिप्रोकेटिंग पार्ट का। अब रोटेटिंग पार्ट और रिसिप्रोकेटिंग पार्ट को एकदम ब्रॉडली क्लासिफाई एकदम दो पार्ट में कर दिया जाता है। मींस उसको चैप्टर के रूप में बदल दिया जाता है कि भाई ये रोटेटिंग पार्ट की बैलेंसिंग वाला चैप्टर है और ये वाला आपका रिसिप्रोकेटिंग पार्ट के बैलेंसिंग वाला चैप्टर है। तो आज हम लोग उसी के विषय में डिस्कस करेंगे। बैलेंसिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मॉडिफाइंग ऑफ द मशीन एलिमेंट in such a way that to minimize the uncertain stresses, vibration, noise and आदि आदि, ये सब क्या है, हम लोग कम करने का प्रयास करते हैं। बैलेंसिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए हमारा जो पढ़ाने का तरीका है कुछ इस प्रकार से है। हम बैलेंसिंग को दो पार्ट में हम पहले ही डिवाइड कर देते हैं। पहला वाला जो पार्ट होता है, ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, इस पार्ट में हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग पार्ट। क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग पार्ट। और दूसरा होता है बैलेंसिंग ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पार्ट। रिसिप्रोकेटिंग पार्ट। तो बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग पार्ट, बैलेंसिंग ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पार्ट, हम लोग इसको आते इसी में रहेंगे। पहले हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पार्ट वाले को एंड कर देते हैं। इसमें बैलेंसिंग ऑफ रिसिप्रोकेटिंग इंजन, बैलेंसिंग ऑफ रिसिप्रोकेटिंग इंजन, एंड दूसरा होता है बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव इंजन। लोकोमोटिव इंजन
तो बैलेंसिंग ऑफ रिसिप्रोकेटिंग इंजन या बैलेंसिंग ऑफ लोको, इसे में बैलेंसिंग, पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस, सेकेंडरी अनबैलेंसिंग फोर्स, प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स आदि आदि की जिसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तो अपना सेकेंड पार्ट है, मींस इसको हम चैप्टर 2 कहेंगे। चैप्टर 1 में दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग पार्ट। कोई पार्ट रोटेट कर रहा है और उसको बैलेंस करना है, तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी इसको हम तीन पार्ट में बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास या masses, balancing of several masses, balancing of several masses rotating in same plane, balancing of several masses rotating in different plane, balancing of several masses rotating in different plane. Balancing of several masses rotating in same plane, balancing of several masses rotating in different plane. ये तीन पार्ट में हम लोग इसको बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग पार्ट को हम लोग डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास। मतलब ये है कि हम एक सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस करना है, तब हम लोग देखें। फिर कह रहा है बैलेंसिंग ऑफ बहुत सारे मास जो है एक प्लेन में लग रहे हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। और बहुत सारे मास अनबैलेंस है, मींस बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस, बहुत सारे अनबैलेंस मास हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में कार्य करते हैं। पहले वाले में बहुत सारे बैलेंस अनबैलेंस मास हैं और एक ही प्लेन में लग रहे हैं। मतलब ये बोर्ड है, एक प्लेन है, तो इस बोर्ड में कुछ इधर ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है, तो ये एक प्लेन वाला है। अनबैलेंस कुछ इस प्रकार से अनबैलेंस फोर्स लग रहा है जो एक ही प्लेन में है, तो इसको किस प्रकार से हम लोग बैलेंस करेंगे। और जो डिफरेंट प्लेन में बहुत सारे अनबैलेंस मास कार्य कर रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से हम लोग बैलेंस करेंगे। तो हम पहले वाले के डिस्कस करेंगे। पहले वाले में इसको भी हम लोग, इस वाले को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट क्या है, जैसे सपोज कि एक सिंगल अनबैलेंस मास है और उसको हम उसी प्लेन में हम एक बैलेंस मास लगा देते हैं, तो बैलेंस करना। और एक सिंगल अनबैलेंस मास है और जब हम उस प्लेन में नहीं किसी और प्लेन में हम बैलेंस मास लगा करके बैलेंस कर सकते हैं। मतलब एक अनबैलेंस मास है, जैसे सपोज कि एक अनबैलेंस यहाँ मास है और इसी प्लेन में हम बैलेंस मास लगा देते हैं। और सिमिलरली दूसरा वाला पार्ट है, एक अनबैलेंस मास है जो किसी इस प्लेन में न लगा करके किसी अदर प्लेन में बैलेंस मास लगाते हैं, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। द बैलेंस मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, और दूसरे में द बैलेंस मास rotate the balance mass not rotating in same plane। और इसको हमने देख लिया, तो बैलेंस मास रोटेटिंग इन सेम प्लेन, जैसे हम लोग को ए आपका अनबैलेंस मास है, ए बैलेंस मास है, तो उसी प्लेन में हम लोग लगाए हैं। दूसरा कह रहा है द बैलेंस मास इन नॉट रोटेटिंग इन सेम प्लेन, मतलब ए आपका अनबैलेंस मास है और बैलेंस मास ए है, तो दोनों का प्लेन अलग अलग है। तो दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। फिर से सुनेंगे, बैलेंसिंग आपका दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग पार्ट, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। यह चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। इसमें बहुत सारे प्राइमरी अनबैलेंस, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करना है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन हुआ चाहे लोकोमोटिव हुआ, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग पार्ट में इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास, जब सिर्फ एक अनबैलेंस मास है उसको बैलेंस करना है।
बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन, जो बहुत सारे मास लग रहे होंगे लेकिन एक बहुत सारे अनबैलेंस मास होंगे लेकिन एक ही प्लेन में होंगे, उसको बैलेंस करना है। और बहुत सारे मास लग रहे होंगे जो डिफरेंट प्लेन में कार्य कर रहे हैं, उसको आपको बैलेंस करना है। हम लोग बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला द बैलेंस मास रोटेटिंग इन सेम प्लेन, जब बैलेंस मास इज नॉट रोटेटिंग इन सेम प्लेन। अब हम लोग इसको हेडिंग के तौर पर डिस्कस करेंगे। इस वाले को सिंगल एक हेडिंग डालेंगे और फिर भाई इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। मतलब 1 2 3 और 4, चार हेडिंग इस चैप्टर में है और चारों हेडिंग से मींस चारों टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो हम लोग एक एक के विषय में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसको मिटाते हैं। तो हम लोग हेडिंग इसके बाद हेडिंग डालते हैं बैलेंस मास रोटेटिंग इन सेम प्लेन, यानी कि बैलेंस मास रोटेटिंग इन सेम प्लेन हेडिंग डाल लेते हैं। बैलेंस मास रोटेटिंग इन सेम प्लेन। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट। यहाँ पहले सपोज कि कोई एक शेफ्ट है, कोई एक शेफ्ट है और ये एक्सिस है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ, और इसमें एक प्लेन पर डिस्टर्बिंग मास लगा है, डिस्टर्बिंग मास। हम लोग डिस्टर्बिंग मास को क्या क्या बोल सकते हैं, यहां लिख देते हैं। डिस्टर्बिंग मास को ही बोला जाता है अनबैलेंस मास, अनबैलेंस मास। अनबैलेंस मास की वजह से ही बॉडी अनबैलेंस होता है, सिंपल सा। ये आपका डिस्टर्बिंग मास है। मान लेते हैं डिस्टर्बिंग मास m1 है और r1 डिस्टेंस पर ये आपका लगा है, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मास m1। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास m1 टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना माने हैं, r1। और इस पे ड्यू टू रोटेशन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा जिसका मान हो जाएगा Fc1। हम इसी प्लेन में हम एक बैलेंस मास लगाते हैं। सपोज कि एक बैलेंस मास यहां पर लगा देते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंसिंग मास। कितनी दूरी पर लगा देंगे, मान लेते हैं कि ये r2 डिस्टेंस पर हम लोग लगा दिए थे। इसका मास कितना है, m2 है। जाहिर सी बात है इधर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा जिसका मैग्नीट्यूड Fc2 होगा। और लेकिन चूंकि यह एक ही प्लेन में कार्य कर रहा है, इस वजह से Fc1 और Fc2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये रोटेट कर रहा है, दैट इज द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। मींस डिस्टर्बिंग मास है, ये अनबैलेंस मास है। डिस्टर्बिंग मास, अनबैलेंस मास क्या है, ये m1 है। बैलेंस मास क्या है, m2 है। हम लोग चाहे तो यहाँ पर मान लेंगे कि लेट बी कंसीडर क्या है। यहाँ पर हम लोग सपोज कि पहला केस में मानेंगे कि m1 इक्वल टू अनबैलेंस डिस्टर्बिंग मास, m2 इक्वल टू बैलेंस मास, m2 के बाद r1 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी of unbalanced mass from axis of rotation। ये हम लोग मानते हैं, एक में हम माना दिखा देते हैं, दूसरे में आप अपने से मान लेंगे। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बैलेंस मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पर देखिए अनबैलेंस मास है, यहां पर बैलेंस मास है। m1 m2 r1 r2 हम लोग एक जूम कर लेंगे
अब यहाँ से फिगर देखिएगा, इसको ऐसे ही बना सकता है, ये प्लेन पर है तो यहाँ पर हम लोग सपोज कि हमारा ये आपका अनबैलेंस मास है और यहाँ पर आपका क्या है, बैलेंस मास है, बैलेंस मास है। और ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है, ये कहीं प्लेन में है। यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F1 है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F2 है। कोई एक फिगर बनाएंगे, चाहे इसको चाहे उसको। हम लोग मान लेते हैं कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू डिस्टर्बिंग मास के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उस सेप्ट पर, और वो M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, इसके लिए क्या हो जाएगा M2 R2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ओमेगा 2 नहीं रहेगा, मींस M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, और इसका मान हो जाएगा M1 R1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको लैंग्वेज में हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं कि the centrifugal force acting radially outward, the centrifugal force acting radially outward due to unbalanced mass, देखिए ना unbalanced mass कितना हो जाएगा, Fc1 इज इक्वल टू m r1 ओमेगा स्क्वायर, समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा सिमिलरली the centrifugal force acting radially outward due to balance mass in same plane, तो मीन्स क्या करेंगे, Fc2 इज इक्वल टू m2 r2 इस ओमेगा स्क्वायर, समीकरण 2 मीन्स Fc1 and Fc2 are same plane since then hence Fc1 is equal to Fc2, और आराम से आपको क्या लिखना है, इसको आगे m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, m1 r1 और m2 r2, यह एक एक्सप्रेशन आ गया। यदि हम चाहे तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दैट इज द बैलेंस मास निकालते हैं m1 r1 अपान r2, ये बैलेंस मास है और आपको काम करना है कि हम प्रयास करेंगे कि कम से कम बैलेंस मास लगा करके अनबैलेंस मास को बैलेंस करना है, मींस डिस्टर्बिंग मास को बैलेंस करना, लेकिन बहुत कम से कम मास लगा करके हम m2 का मान कम कर सकते हैं। किसके मान से, यदि हम R2 के मान को बढ़ा दिया जाए तो m2 का मान कम हो जाएगा, तो हमारा ये काम इकोनॉमिकल हो जाएगा, इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकली यदि हम लोग प्रयास करते हैं द बैलेंस मास की वैल्यू कम हो, तो हम लोग रेडियस ऑफ रोटेशन जिसको बोलते हैं R2, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बैलेंस मास टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन की वैल्यू को इंक्रीज कराना पड़ेगा, तो m2 की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। ये तब के लिए है जब बैलेंस मास रोटेटिंग इन सेम प्लेन है, तो m1 m2 r1 r2 मानेंगे, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू बैलेंस मास Fc1 m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। Similarly, the centrifugal force acting radially outward due to balance mass in same plane, that means Fc2 m2 r2 omega 2 square. From equation first and second, Fc1 and Fc2 are the same plane, that means Fc1 and Fc2 is equal to होगा, इसको हम लोग रखेंगे, ये आपका एक फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूले को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड कराने के लिए हमने डिस्कस किया m2 की वैल्यू कम होना चाहिए, लेकिन किस लिए कम करेंगे, जब r2 की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जब हमारा बैलेंस मास रोटेटिंग इन सेम प्लेन में था तब। यदि बैलेंस मास सेम प्लेन में नहीं है, मतलब अनबैलेंस वाले प्लेन में बैलेंस मास नहीं है, तो क्या होगा, इसके लिए हम लोग इसको मिटाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बैलेंस मास इज नॉट रोटेटिंग इन सेम प्लेन, यानी बैलेंस मास इज नॉट रोटेटिंग इन सेम प्लेन, यहां हेडिंग डाल लेते हैं, बैलेंस मास
mass is not rotating in same plane. Balance mass is not rotating in same plane. कहेंगे if the balance mass is not rotated in same plane, that means डिस्टर्बिंग मास, यानी डिस्टर्बिंग मास के प्लेन पर यदि बैलेंस मास नहीं लगा रहता है तो ऐसे केस में हम सिंगल मास के द्वारा इसको बैलेंस नहीं कर सकते। जैसे सपोज कि हमारा जो कहने का मतलब ये है, सपोज कि हमारे पास एक शेफ्ट है और इस शेफ्ट पर हमारा एक डिस्टर्बिंग मास यहां लगा है। ये क्या है? डिस्टर्बिंग मास लगा है और इसी को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस मास है। हम यहां पर एक बैलेंसिंग मास लगाते हैं, दैट मींस दैट इज द बैलेंसिंग मास हम यहां पर लगाते हैं। ये आपका प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास, प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास या अनबैलेंस प्लेन, यानी कि प्लेन ऑफ बैलेंस मास। ये प्लेन है और एक प्लेन में नहीं है, कुछ दूरी पर कार्य कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर कार्य करेगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर कार्य करेगा। दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में एक अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों अपवर्ड फोर्स वर्टिकल ऊपर की तरफ, वर्टिकल नीचे की तरफ, दोनों तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन कहते हैं दोनों ही आपस में पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में कुछ दूरी पर कार्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक कपल क्रिएट हो जाएगा और कपल की वजह से ये पूरा ऐसे घुमाव में स्थिति हो जाएगा और एक प्रकार से इसका कुछ ऐसे घूमने लगेगा, यानी यह एक प्रकार का अनबैलेंस हो जाएगा। हमको बैलेंस करना है तो इसको कपल को भी हटाना पड़ेगा, कपल को भी न्यूट्रल यहाँ पर करना पड़ेगा और उसके लिए हमको एक और बैलेंस मास लगाना पड़ेगा और एक अन्य बैलेंस मास लगाएंगे तभी ये बैलेंस कर सकते हैं। मींस यदि कोई बैलेंस मास अनबैलेंस प्लेन में नहीं लगा पाते हैं तो एटलीस्ट अनबैलेंस मास को हम सिंगल मास के द्वारा बैलेंस नहीं कर पाएंगे, उसको कम से कम दो बैलेंस मास लगाएंगे और उसी के द्वारा हम बैलेंस कर सकते हैं। तो दो बैलेंस मास लगाएंगे, उसके द्वारा बैलेंस करेंगे। और फॉर परफेक्ट बैलेंसिंग के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है? फॉर परफेक्ट बैलेंसिंग के लिए, परफेक्ट बैलेंसिंग, पहला टोटल डायनामिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 और टोटल कपल इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं रिजल्टेंट डायनामिकल फोर्स is equal to 0 and resultant couple is equal to 0। मतलब रिजल्टेंट कपल और रिजल्टेंट डायनामिकल फोर्स क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट कपल ऑन दिस शेफ्ट इज इक्वल टू 0 या रिजल्टेंट कपल इज इक्वल टू 0, मतलब इस शेफ्ट पर लगने वाला कपल भी 0 होना चाहिए। रिजल्टेंट कपल इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट डायनामिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। इस शेफ्ट के लिए हमारा 0 होगा तभी यह बैलेंस में होगा और इसको बैलेंस होने के लिए एटलीस्ट मिनिमम एटलीस्ट 2 बैलेंस मास आर रिक्वायर्ड। दो बैलेंस मास की रिक्वायरमेंट होगी और उसी के द्वारा हम लोग इस हेडिंग को बैलेंस मास इज नॉट रोटेटिंग इन सेम प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट का हेडिंग ये होगा कि जब बैलेंस मास अनबैलेंस मास के एक तरफ ही स्थित हो और जब बैलेंस मास अनबैलेंस मास के दोनों तरफ स्थित हो, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड करा जाएगा। एक पार्ट का फिगर क्या होगा? जब बैलेंस मास को अनबैलेंस के दोनों एक ही तरफ, मतलब एक साइड में दोनों मास लगा देते हैं, और दूसरा क्या करेंगे? जब बैलेंस मास अनबैलेंस के दोनों तरफ, मतलब एक इधर बैलेंस मास लगा देंगे और एक इधर। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और दोनों का फिगर आपके सामने हम यहाँ बना दे रहे हैं। इसको मिटाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। परफेक्ट बैलेंसिंग के लिए हमारा डायनामिकल फोर्स भी 0 होना चाहिए शेफ्ट पर और कपल भी
0 होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम लोग इस हेडिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जब एक साइड में होता है तब, और जब दोनों दूसरे साइड में होते हैं तब। हम लोग यदि जब एक साइड में होता है तब के लिए डिस्कस कर लेते हैं। जब एक साइड में ही होता है, सपोज एक सेट है, ये आपका अनबैलेंस मास है, ये आपका बैलेंस मास है, और ये भी प्लेन ऑफ बैलेंस मास है, ये आपका बैलेंस मास। अनबैलेंस मास जिसको हम बोलते हैं डिस्टर्बिंग मास, इसको फर्स्ट बैलेंस मास, बैलेंसिंग मास, सेकेंड बैलेंसिंग मास। मान लेते हैं यह m है और ये m1 है और ये वाला m2। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2। यहां मान लेते हैं कि यह बिंदु O पर है। यदि इसको हम मान लेते हैं कि यह P है और ये वाला क्या है, Q है, ये वाला जो है Q है। ये आपका प्लेन ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं यहां पर प्लेन ऑफ फर्स्ट, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ, इसको नीचे लिख देते हैं यहां पर, आप समझेंगे इधर। प्लेन ऑफ फर्स्ट बैलेंस मास, और ये वाला हो जाएगा प्लेन ऑफ सेकेंड बैलेंस मास। प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास। तो आप समझ गए होंगे ये प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। तो ये प्लेन हो जाएगा प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास, प्लेन ऑफ फर्स्ट बैलेंस मास, और प्लेन ऑफ सेकेंड बैलेंस मास हो जाएगा। डिस्टर्बिंग मास m, बैलेंस मास फर्स्ट m1, बैलेंस मास सेकेंड m2। यहां पर आपका नीचे की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा वो Fc1, Fc, और इधर जो हो जाएगा वो Fc2 कार्य करेंगे। आपके पास फिगर है, एक बार क्लियरली देख लीजिए। हमारे पास अनबैलेंस मास के एक तरफ बैलेंस मास लगा है। हम इसी प्रकार से एकदम सेम फिगर यहां पर भी बना दे रहे हैं। एक सेट है, एक सेट है, और हमारा ये आपका डिस्टर्बिंग मास है। फर्स्ट बैलेंस मास, फर्स्ट बैलेंस मास, और ये हो जाएगा सेकेंड बैलेंस मास। मान लेते हैं कि यह m है और ये वाला m1 है और ये वाला m2 है। ये O है, मान लेंगे कि यह P है और ये Q है। अच्छा, डिस्टेंस इसमें शो नहीं किया गया है। पहले का डिस्टेंस मान लेते हैं कि L1 है और दूसरे का डिस्टेंस मान लेते हैं कि L2। यहां से पहले का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि L1 है और दूसरे का डिस्टेंस मान लेते हैं कि यह L2 है। सॉरी, यहां से नहीं, L2 है। यहां से आपका जो कार्य करेगा वो Fc है, और इधर जो कार्य करेगा ये Fc1 है, और इधर जो कार्य करेगा Fc2। ये R पर लग रहा है, R1 पर, ये वाला R2 पर। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, यानी कि प्लेन ऑफ फर्स्ट बैलेंस मास, और इसको जो बोलते हैं प्लेन ऑफ सेकेंड बैलेंस मास, और इसको जो बोलते हैं प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास अथवा अनबैलेंस मासेस। तो आपको फिगर क्लियर हो गया होगा। दिस शेडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। फर्स्ट, if the balance mass is
same side to the unbalanced mass and the balanced mass is both side of the unbalanced mass, that is the dividation into the two figure। और हम लोग दोनों फिगर को सॉल्व करेंगे। पहले एक को देख लेते हैं, इसको क्या है। हम कहते हैं कि यदि कोई अनबैलेंस मास बैलेंस मास के एक प्लेन में नहीं लगा है तो उसको कभी भी एक बैलेंस मास के द्वारा हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं। यानी एक डिस्टर्बिंग मास को हम उसी प्लेन में यदि बैलेंस मास लगा है तभी हम लोग एक बैलेंस मास के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और उसके लिए हमने बताया कि सेट पर टोटल डायनामिकल फोर्स 0 होना चाहिए और टोटल कपल भी 0 होना चाहिए। तो डायनामिकल फोर्स 0 होने के लिए आप बताएंगे क्या कि जितना ऊपर की तरफ लगा बल, दैट इज द सिग्मा v is equal to 0 for perfect balancing or half balancing। F is equal to 0 और F मतलब क्या हो जाएगा, टोटल ऊपर की तरफ कितना बल लग रहा है, Fc प्लस Fc2 is equal to Fc1। और Fc की वैल्यू मालूम है, m into r into ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से काटेंगे m into r प्लस m2 r2 इज इक्वल टू m1 into r1। यह एक एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग कपल को 0 करते हैं, c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर कहेंगे टेकिंग द मोमेंट अबाउट द p के अबाउट ले लेंगे, q के अबाउट मोमेंट लेंगे। मींस टेकिंग द मोमेंट अबाउट p के अबाउट ले लिया जाएगा। यदि मोमेंट तो fc किस डायरेक्शन में घुमाएगा, इस डायरेक्शन में घुमाएगा और fc2 इस डायरेक्शन में घुमाएगा। मींस fc इनटू डिस्टेंस आपका हो जाएगा l1 और fc2 इनटू ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका l हो जाएगा। दो प्लेन है जो आप माने हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेंगे कि l हो जाएगा। और ये हो जाएगा m इंटू r, ओमेगा को एलिमिनेट कर देते हैं, m इंटू r इंटू l1 इज इक्वल टू m2 r2 और इंटू l। तो यहाँ से एक केसेस मिल जाएंगे। यदि दूसरा केस हम देखते हैं, दूसरे वाले समीकरण के तौर पर डिस्कस करते हैं, सेकंड वाले, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट Q और Q के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, एक इधर घुमाएगा और एक वाला इधर घुमाएगा। मींस ए डायरेक्शन में घुमाएगा, टेकिंग द मोमेंट किस डायरेक्शन में घुमाएगा, टोटल 0 कर देंगे। यदि Q के अबाउट लेते हैं तो एक आपका इधर घुमाएगा और ये वाला इधर घुमाएगा। मतलब ये वाला किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और ये वाला किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, fc1। डिस्टेंस कितना है fc1 का, यहां से डिस्टेंस कितना है fc1 का, सिंपल सा l है। और फिर क्लॉकवाइज मोमेंट fc इनटू डिस्टेंस टोटल कितना है, fc इनटू l2 और ये हो जाएगा m1 r1 l और ये हो जाएगा m इंटू r इंटू l2। और यहां से इन दोनों समीकरण से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका केसेस बन जाएगा। मींस हमारा जब एक तरफ दोनों बैलेंस मास लगा है। यदि हम यही छोटे से में देख लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो Fc यानी टोटल फोर्स यदि 0 करना है तो यहाँ पर हो जाएगा Fc इज इक्वल टू Fc1 प्लस Fc2। मतलब m इंटू r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। ये हो जाएगा। दूसरा हम लोग सिग्मा c यदि 0 करेंगे, एक बार इसके अबाउट मोमेंट ले लेंगे, एक बार इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो आपके पास ए इधर घुमाएगा और एक इधर घुमाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग p के अबाउट लेते हैं, p के अबाउट लेंगे मोमेंट, यानी कि cp के अबाउट 0 करेंगे, सिग्मा cp करेंगे 0। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब fc इनटू डिस्टेंस कितना है l1 और ये वाला डिस्टेंस टोटल यदि हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग l मान लेंगे तो fc2 इनटू l यानी m
RL1 इज इक्वल टू M2R2 इंटू L। एक A मिल जाएगा। दूसरा केस में डिस्कस करेंगे, Q के अबाउट लेंगे, ये 0 हो जाएगा, बाकी एक इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, इस डायरेक्शन, एक क्लॉक एक एंटी। एंटी क्लॉक वाइज सिग्मा हम लोग Q की बात करते हैं, CQ की बात करेंगे, 0 दिखा देंगे। इसका करेंगे सिग्मा CQ इज इक्वल टू 0, Q के अबाउट लेंगे मोमेंट, तो FC1 इनटू डिस्टेंस टोटल कितना है L, और फिर उसके बाद FC ये डिस्टेंस कितना है L2, बाकी FC का मान M1 R1 L बराबर MR इंटू L2। अच्छा, ये दोनों समीकरण को जब भी आप सॉल्व करिएगा तो आपको ये जरूर मिलेगा, या सिमिलरली हम बात करते हैं, इनको यदि इनको सॉल्व करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो इसी से मालूम चलता है कि यदि कोई बॉडी डायनामिकली बैलेंस है तो जाहिर सी बात है कि वह स्टैटिकल बैलेंस जरूर होगा। तो आप कभी भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला यही कंडीशन बन जाएगा, यदि इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये वाला कंडीशन मिलेगा। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं दोनों फिगर को, आप ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि इस फिगर को, इस वाले कॉन्सेप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब बैलेंस मास एक तरफ लगा हो, जब बैलेंस मास डिस्टर्बिंग मास के दोनों तरफ लगा हो। बैलेंस मास को यदि एक तरफ लगाएंगे तो सिंपल सा आपका यहां से हम एक का मान L1 दूरी पर रखेंगे, दूसरे को हम L2 दूरी पर रखेंगे, दोनों को आपस में L दूरी हम लोग ये जूम कर लेंगे, अपने से कुछ भी मान सकते हैं। बाकी एक का रेडियस R है, एक का R1 है, एक का R2 है, एक का मास M है, M1 है, M2 है। प्लेन आपका कुछ नाम दे देते हैं, हालांकि 1 2 देने से अच्छा हमने नाम पूरा लिख दिया है। और उसके बाद हम सिग्मा F का मान 0 किए, मींस ऊपर की तरफ बल बराबर नीचे की तरफ बल, FC प्लस FC2 FC प्लस FC2 FC1, इसको सॉल्व करेंगे या नोट करके लिख देंगे। सिमिलरली हम लोग कहते हैं कि भाई एक बार मोमेंट P पर लीजिए, एक बार मोमेंट Q पे लीजिए और 0 दिखा दीजिए, तो आपका ये कंडीशन बनेगा, ये भी आपका एक नोट हो जाएगा। फिर कहेंगे Q के अबाउट मोमेंट लेंगे, ये वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये वाला क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, ये भी एक कंडीशन बनेगा जो आप नोट कर लेंगे। सिमिलरली यदि दोनों तरफ रखते हैं, हमने यहां से हम डिस्टर्बिंग मास के एक तरफ प्लेन बैलेंस मास 1 का है, दूसरे तरफ बैलेंस मास फर्स्ट सेकंड का है, तो एक को हम लोग L1 दूरी पर माने, एक को L2, दोनों का डिस्टेंस बीच में हम L मान ले हैं। एक का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC1, इसका FC2, इसका FC है। जब हम लोग डायनामिकल बैलेंस को हम करते हैं, नहीं टोटल डायनामिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक केस आ जाएगा, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। और सिमिलरली यदि हम लोग एक को हम P के अबाउट मोमेंट लेंगे, दूसरे को Q के अबाउट मोमेंट लेंगे, और आपको एक दो तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट, जब सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस करना है, जब उसी प्लेन में हमारा बैलेंस मास लगा हो, और जब डिफरेंट प्लेन में हम बैलेंस मास लगा हो, लेकिन बैलेंस मास सिर्फ डिस्टर्बिंग एक मास लगा है तब। आगे वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, जब सेवरल मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन, जब बहुत सारे डिस्टर्बिंग मास एक प्लेन में लगा होता है तब बैलेंस करना होता है, और जब बहुत सारे मास जो डिस्टर्बिंग मास डिफरेंट प्लेन में लगा होता है तब बैलेंस करना होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और आगे नेक्स्ट इसी तरह कंटिन्यूअस वीडियो आपके पास मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।